गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल इनकम में यह समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, कौन सी नहीं इंक्लूड होती है, कौन सी वैल्यूज़ डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है, कौन इंक्लूड नहीं होती है। कि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एक बार फिर रिवीजन करना होगा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का कंसेप्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये पहले इसको हम पढ़ चुके हैं एक बार और इसको रिवाइज करते हैं। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस है। पहले डोमेस्टिक इनकम को हम देख लेते हैं। डोमेस्टिक इनकम में हमने देखा था कि हमारे इंडिया का जो ज्योग्राफिकल मैप है, इस मैप के अंदर यानी हमारे कंट्री के भीतर जितना भी प्रोडक्शन होता है वह कोई इंडिया वाला कर रहा हो या अदर कंट्री वाला आके इंडिया में कर रहा हो, यह सब डोमेस्टिक इनकम में आता है। अदर कंट्री में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे कंपनी वाले, हमारे लोग जाके अदर कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे डोमेस्टिक इनकम में कोई लेना देना नहीं है। डोमेस्टिक इनकम सिंपल है, हमारे जो ज्योग्राफिकल एरिया हमारा है, इस ज्योग्राफिकल एरिया, इस मैप के भीतर जितना भी प्रोडक्शन होगा वो डोमेस्टिक इनकम होगा। कुछ एक्सेप्शंस इसमें हैं। ऐसे इंडिया की एम्बेसी कोई होगी, कोई अदर कंट्री में, एम्बेसी हर कंट्री की अलग अलग होती है, हाई कमीशन जिसको बोलते हैं, वह इंडिया की किसी भी कंट्री में होगी, वह इंडिया के डोमेस्टिक एरिया में मानी जाएगी। कुछ एक्सेप्शंस हैं। डोमेस्टिक कंसेप्ट को एक बार माइंड में क्लियर करिए। जो हमारा इंडिया का मैप है, ज्योग्राफिकल एरिया, इस मैप के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा वह इंडिया वाला कोई पर्सन करे या अदर कंट्री वाला आके करे, वह सब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते समय सबको हम साथ में कैलकुलेट करेंगे। बट कुछ चीज़ें हैं जो अदर कंट्री में है फिर भी डोमेस्टिक इनकम में हमारी मानी जाएंगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे डोमेस्टिक एरिया में है बट नहीं मानी जाएंगी। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है, कोई एम्बेसी है, कोई हाई कमीशन है अदर कंट्री का, वो हमारे कंट्री में है बट वो हमारे कंट्री में नहीं माना जाएगा। जैसे सपोज दैट रसिया है, रूस की एम्बेसी है, डिप्लोमेट्स यहाँ पर हैं इंडिया में, बट जो रूस की एम्बेसी इंडिया में होगी वो इंडिया के पॉलिटिकल एरिया में है, ज्योग्राफिकल एरिया में है, बट वह इंडिया के डोमेस्टिक एरिया में नहीं मानी जाएगी। ऐसा इंटरनेशनल रूल्स है। वह रसिया की एम्बेसी है, इंडिया के दिल्ली में है, बट वह रसिया के डोमेस्टिक एरिया में मानी जाएगी। उसी तरह इंडिया है, इंडिया की एम्बेसी नेपाल में हो या इंडिया की एम्बेसी न्यूयॉर्क में हो। सपोज दैट न्यूयॉर्क में इंडिया की एम्बेसी है, वह इंडिया की एम्बेसी न्यूयॉर्क में है बट इंटरनेशनल रूल के अनुसार वह इंडिया के डोमेस्टिक एरिया में मानी जाएगी। यह कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ एरोप्लेन सर्विसेज हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। जो शिप्स हैं जो सी के अंदर जाती हैं फिशिंग के लिए, तो ये इस तरह कुछ चीज़ें हैं जो एक्सेप्शंस में हैं। सिंपल में यह है कि जो हमारे ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है वह हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। नेशनल वर्ड जहाँ यूज हुआ, डोमेस्टिक की जगह नेशनल वर्ड जब यूज हो गया, तो नेशनल की मीनिंग यही है कि हमारे अदर कंट्री से होने वाले ट्रेड और बिजनेस को भी हम ऐड करेंगे। अदर कंट्री से होने वाली हमारी इनकम को और अदर कंट्री को जाने वाली इनकम को भी हम ऐड करेंगे। डोमेस्टिक में यह ऐड नहीं होता। अदर कंट्री से कोरिलेशन कोई भी आइटम डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन जो है इनको छोड़कर। जहाँ डोमेस्टिक की जगह नेशनल वर्ड का यूज करेंगे हम, तो ये कंसेप्ट चेंज हो जाता है। नेशनल जहाँ हम करेंगे तो हाँ, हमने देखा पहले भी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट या अदर जिस भी मेथड से हम इनकम आ रही है कंट्री में, वह और जो किसी भी मेथड से हमारे कंट्री से इनकम बाहर जा रही है, दोनों का डिफरेंस हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम हो जाता है। डोमेस्टिक यानी बस ये ज्योग्राफिकल एरिया के भीतर का प्रोडक्शन है, वो इंडिया वाला करे या अदर कोई भी करे। बट जो नेशनल वर्ड यूज हो जाता है इसमें, तो नेशनल इकोनॉमिक कंसेप्ट है केवल, ये इसको केवल इकोनॉमिक कंसेप्ट में लेना है, पॉलिटिकल में नहीं। यहाँ नेशनल वर्ड का यूज होगा प्रोडक्शन में, और नेशनल का मीनिंग आते ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, डोमेस्टिक में इंक्लूड हो जाएगा। बहुत सारा इनकम अदर कंट्री से हमारे कंट्री में आती है, उसको प्लस कर लेंगे। हमारे कंट्री से बहुत अदर कंट्री के लोग इनकम जनरेट करके बाहर ले जाते हैं, उसको माइनस कर लेंगे, तो नेशनल प्रोडक्ट होता है। यह डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस है। इसके बाद हम देखेंगे कौन सी नेशनल में इंक्लूड होता है, कौन सा नहीं। कुछ आइटम्स एग्जाम्पल्स हैं, ये सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, कौन सा इंक्लूड होता कौन नहीं। फर्स्ट, रेंट फ्री हाउस गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को रेंट फ्री हाउस दिया हुआ है, यह नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं। यस, यह इंक्लूड होगा। इसको हमने पढ़ा था इनकम मेथड में, वेजेज इन काइंड।
रेंट फ्री हाउस है, फ्री एजुकेशन के लिए मनी है, या फ्री कार है, ये सब वेजेज इन काइंड है, या एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को जो वर्क कर रहा है उसके रिटर्न में दिया जा रहा है, तो ये इंक्लूड होता है। यस। सेकेंड है प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। देखिए नेशनल इनकम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम, इसमें इंक्लूड होगा या नहीं, ये नेशनल कंसेप्ट है। प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, कोई फॉरेन बैंक है इंडिया में जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो नेशनल इनकम इंक्लूड होगा कि नहीं? नो, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ ए पार्ट ऑफ द फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। वह मनी बाहर चली जाएगी। इट इज़ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम टू गेट नेशनल इनकम। अदर कंट्री का कोई फॉरेन बैंक इंडिया में है, वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो प्रॉफिट अपने कंट्री में ले जाएगा, इसलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। नेशनल इनकम कंसेप्ट को माइंड में रखिए, डोमेस्टिक को हटा दीजिए, अभी नेशनल इनकम कंसेप्ट चल रहा है। अदर कंट्री से होने वाला ट्रेड इनकम आना जाना इसमें इंक्लूड होता है। थर्ड, परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट आर फूड परचेज्ड बाय ए फॉरेन टूरिस्ट एट ए होटल इन न्यू दिल्ली। फॉरेन टूरिस्ट कोई आया अदर कंट्री से इंडिया में टूरिस्ट बनकर, वहाँ पर कोई फूड परचेज करता है किसी होटल में, तो वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? यह होगा। परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट आर एक्सपोर्ट्स, therefore they are included in the national income through the expenditure method। एक्सपेंडिचर मेथड में वह क्या कर रहा है? वह एक्सपोर्ट में आएगा, अदर कंट्री से आ रहा है, हमारे इंडिया में एक्सपेंड कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड हो जाएगा यह। फोर्थ, फ्री मेडिकल फैसिलिटी बाय द एम्प्लॉयर, ये वेजेज ऑफ काइंड है या फिर? और फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग प्रोवाइडेड बाय ए डोमेस्टिक सर्वेंट, यस, it will be included in national income as is free services as part of compensation of employees, wages in kind। Next, fifth, gift received from abroad or gift received from employer, no, it will not be included in national income as gifts received are transfer income। ट्रांसफ़र इनकम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो ट्रांसफ़र इनकम और फाइनल इनकम, ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि बिना किसी सर्विस के हमको मिल जाती है, बट जो फाइनल इनकम होती है वो कोई हम वर्क करते हैं उसके रिटर्न मिलती है उसको इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं होगा। सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट वर्किंग रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशियन एम्बेसी है वह इंडिया में है, बट हम यह मानेंगे कि रशियन एम्बेसी इंडिया में है, मतलब क्या है? वह जो उसमें कोई इंडियन रेसिडेंट है वो वर्क कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, तो उस इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। डोमेस्टिक इनकम रहता तो नहीं करते, बट नेशनल इनकम में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ ए पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वह एम्बेसी क्या है? इंटरनेशनल रूल के अनुसार वह इंडिया में नहीं मानी जाएगी, अदर रसिया में मानी जाएगी, इसलिए वो रसियन एम्बेसी में काम कर रहा है इंडियन व्यक्ति को सैलरी मिल रही है, तो नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड अदर कंट्री से आने वाली इनकम में इंक्लूड करेंगे हम। प्रॉफिट अर्न बाय ए इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेज अब्रॉड, कोई हमारा सपोज दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका नेपाल में कोई ब्रांच है, वहाँ से जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसको हम क्या करेंगे? इंडिया में इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर, ये शेयर वगैरह जो भी सेल करने से जो भी इनकम होती है इसको कभी भी इंक्लूड नहीं करते, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। शेयर जब हम सेल करेंगे उससे कितना भी प्रॉफिट हो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट शेयर को सेल करने में कोई अगर कमीशन किसी को मिलता है, कोई ब्रोकेज किसी को मिलता है, तो वह कमीशन या ब्रोकेज जो ब्रोकर होगा वह इनकम हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 उसी से रिलेटेड है। कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर ब्रोकेज पेमेंट ऑन सेल ऑफ शेयर, शेयर को हम सेल कर रहे हैं उससे इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स को भी हम पढ़ चुके हैं प्रिकॉशन में, सेल को इंक्लूड नहीं करते हैं। बस उसमें जो ब्रोकर का वर्क कोई पर्सन कर रहा है उसको कमीशन मिल रहा है, कोई ब्रोकर उसको मिल रहा है पेमेंट, तो उस कमीशन को हम इंक्लूड करेंगे, या माइंड में क्लियर रखिएगा। कोई भी शेयर कभी सेल होता है उसके प्रॉफिट को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकेंड हैंड गुड सेल होती है तो उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं, बट उसको सेल करवाने में क्यों ब्रोकर का वर्क किया किसी ने, उनको कमीशन मिला तो उसको इंक्लूड करेंगे। एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है तो इसको क्या करेंगे? नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। स्कॉलरशिप गिवन टू इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन इंडिया बाय ए फॉरेन कंपनी और फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फ्लड विक्टिम्स, ये क्या है? ट्रांसफ़र पेमेंट्स है, इसके रिटर्न में कोई वर्क नहीं होता इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन बाय ए फैमिली,
यस, इट इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ पार्ट ऑफ द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है उसमें हम चिल्ड्रन पर एडुकेशन पर जो एक्सपेंड कर रहे हैं वह हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई ए स्कूल और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाई ए फर्म, कोई फर्म है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है तो उसको पेमेंट कर रही है, बिल उसको इंक्लूड करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल वैल्यू आउटपुट जो होगा उसमें इंक्लूड होता है। सपोज दैट किसी फर्म ने कुछ प्रोडक्शन किया है तो उसको प्रोडक्शन में जो प्राइस होता है वह सब कुछ इंक्लूड होता है, जितना भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, तो यह बिल का पेमेंट उसमें इंक्लूड नहीं होता, इंटरमीडिएट कॉस्ट है यह। अब देखिए, अब डोमेस्टिक इनकम कंसेप्ट को माइंड में लाइए। वो नेशनल इनकम कंसेप्ट था डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी जोग्राफिकल एरिया इंडिया का है, उसमें सभी प्रोडक्शन वह डोमेस्टिक इनकम है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। यह कन्फ्यूजन होता है जब नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के कंसेप्ट में हमको प्रॉब्लम है। दोनों का कंसेप्ट हमको क्लियर रखना है, नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या है, डोमेस्टिक का कंसेप्ट क्या है। जब डोमेस्टिक का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो डोमेस्टिक का कंसेप्ट माइंड में लाना है, उसके अनुसार फिर इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, कोई फॉरेन बैंक है उसका ब्रांच इंडिया में है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी, जिन कोई फॉरेन कंपनी है वह इंडिया में प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो अदर कंट्री का बैंक है या कंपनी है, इंडिया में वो वर्क कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो क्या उसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे? यस, it will be included in the domestic factor income as profit are earned within the domestic territory of India। डोमेस्टिक इनकम कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में, हमारे जोग्राफिकल एरिया में जो भी प्रोडक्शन, जो भी प्रॉफिट होगा सब हमारे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, नेशनल इनकम में नहीं। सेकेंड, प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय ए नॉन रेसिडेंट, कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, उसकी कंपनी है इंडिया में प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो इंडिया में प्रॉफिट डोमेस्टिक एरिया में कर रही है, इसलिए वह इंक्लूड डोमेस्टिक इनकम में होगा। प्रॉफिट अर्न बाय ए ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी हमने एग्जांपल लिया था, ब्रांच है SBI का, जापान में है, वह जापान में प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वह डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो डोमेस्टिक एरिया से हमारे बाहर है। बट यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए, प्रॉफिट अर्न बाय ए ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान, ये नेशनल इनकम के कंसेप्ट में पूछा जाए तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि यह हमारी अदर कंट्री से इनकम में इंक्लूड होगा, जबकि डोमेस्टिक एरिया में केवल डोमेस्टिक ब्रांच के भीतर ही हम देखते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर ही देखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है उस पर होने वाला एक्सपेंडिचर या ट्रांसफ़र पेमेंट है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। हमको माइंड में क्लियर रखना है, ओल्ड एज पेंशन बिना किसी वर्क के मिलती है, पेंशन इससे डिफरेंस होती है, पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है, हम जो वर्क किए रहते हैं उसके रिटर्न में मिलता है। एन इंडियन ओन्ड एरोप्लेन ऑपरेटिंग बिटवीन सिंगापुर एंड दुबई, हमने इसको देखा था कि जो एरोप्लेन सर्विसेज है वो हमारे कंट्री की है तो कहीं भी ऑपरेट कर रही है हमारे डोमेस्टिक एरिया में मानी जाएगी, एक्सेप्शन में था, तो इससे होने वाली इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। गिफ्ट्स गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय ऑन इंडिपेंडेंस डे, यह ट्रांसफ़र पेमेंट है, ट्रांसफ़र पेमेंट कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आया है, गुड्स परचेज किया, यस, यह डोमेस्टिक टेरिटरी में परचेज कर रहा है, इसलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे। पेमेंट ऑफ फीस टू ए चार्टर अकाउंटेंट बाय ए फर्म, एक चार्टर अकाउंटेंट को कोई फर्म कंपनी है पेमेंट कर रही, फीस नहीं, क्योंकि यह इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में आएगा। फर्म जो टोटल अपना आउटपुट का प्राइस डिसाइड करेगी उसमें यह सब इंक्लूड होगा जो फ़ी वगैरह दी हुई है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कभी भी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ट्रांसफ़र पेमेंट कभी भी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। अब कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, नेशनल इनकम विल इंक्रीज और डिक्रीज। ये एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है कि जो कोरोना पैंडेमिक इस समय चल रही है इंडिया में, उसमें नेशनल इनकम पर इंडिया क्या इफेक्ट होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्यों, रीज़न भी बताना है कुछ एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि इस तरह के क्वेश्चन अभी बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स में आने लगे हैं, इसलिए इस तरह क्वेश्चन पर बहुत ध्यान रखना है। जो करेंट सिचुएशन है, आपका जो सिलेबस है उसी का बेसिक कंसेप्ट आपका रहेगा, बट करेंट जो सिचुएशन है इंडिया में उससे ऐड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बेसिक कंसेप्ट है, बट यह किससे ऐड किया गया क्वेश्चन, यह
वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में कोरोना पैंडेमिक की सिचुएशन है उसका नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर क्या इफेक्ट हो रहा है, कंट्री के इनकम पर क्या इफेक्ट हो रहा है, कंट्री के डेवलपमेंट वर्क पर क्या इफेक्ट हो रहा है, टोटल नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट हो रहा है, यह सब इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3, according to newspapers in present days price of crude petroleum products in world market is decreasing, what will affect of this on national income of India। इसमें नोट दिया हेल्प करने के लिए, इंडिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो इंडिया मैक्सिमम इंपोर्ट करता है, अदर वर्ल्ड मार्केट से परचेज करता है और बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी अपनी फॉरेन एक्सचेंज है वह एक्सपेंड करता है किस पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। अबाउट 80% लगभग जो पूरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडिया का वो अदर कंट्री से परचेज करके आता है। इंडिया अपनी बहुत ज़्यादा इनकम उसको परचेज करने पर एक्सपेंड करता है। अभी न्यूज़पेपर्स के न्यूज़ के अनुसार क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वर्ल्ड मार्केट में उसका प्राइस क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो इंडिया के नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट होगा बताना है। इसको ध्यान में रखते हुए कि इंडिया अपना मैक्सिमम पेट्रोलियम प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट से परचेज करके लाता है वर्ल्ड मार्केट से, और बहुत ज़्यादा इनकम अपनी उस पर एक्सपेंड करता है। अभी प्राइस कम हो रहे हैं और इंडिया को अपना वर्ल्ड मार्केट से परचेज करके लाना है क्रूड ऑयल, तो क्या इफेक्ट नेशनल इनकम पर होगा, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, किस तरह प्रॉफिट होगा, इसको हमको बताना है। इस तरह के 4 क्वेश्चन हैं, यह चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं।